हाय एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका फिजिक्स का 1 है लेक्चर है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके 50 प्लस क्वेश्चन है और प्लस में अगर जो इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें भी आपका ये 100 प्लस क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या फिर डाइन होता है, ठीक है। जो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे, जूल होता है, ठीक है। ये आपका सभी जितने भी वनडे एग्जाम उन सबके लिए बेनिफिशियल है और यूपी पीसीएस या फिर अन्य अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है सीरीज़। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष की सही इकाई क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तीव्रता दूरी की होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है। एम्पियर का मात्रक क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए, विद्युत आवेश का नापने के लिए या विद्युत धारा को नापने के लिए या फिर चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए, लिखिए। तो एम्पियर से क्या नापते हैं? तो नापते हैं विद्युत धारा का प्रवाह नापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह नापते हैं। पारसेक इकाई की इकाई क्या होती है? दूरी की, समय की, प्रकाश के चमक की या चुंबकीय बल की, ठीक है। जो पारसेक होता है उसकी इकाई क्या होता है? तो दूरी की होती है। ल्यू में किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का नाम, ज्योति प्लस का या उपयुक्त दोनों का या इनमें से किसी का नहीं है, ठीक है। तो जो ल्यूमेक है किसका मात्रक होता है? ल्यूमेक आपका ज्योति फ्लक्स का होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता के, तापक्रम का या ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का, ठीक है। तो क्यूरी का आपका किसकी इकाई हो जाती है? ये आपका रेडियो एक्टिव धर्मिता नापने के लिए होता है क्यूरी। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, डाइन होता है, जूल होता है या फिर अर्ग होता है, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति प्लस का, ज्योति के प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का, ठीक है। तो जो कैंडला है ये किसका मात्रक है? ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रति कब लागू की गई थी? 1969 में, 1971 में, 1991 में या 1983 ईस्वी में, ठीक है। तो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रति कब से लागू होती है? तो ये आपका 1971 में लागू होती है। कब होती है? 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, केल्विन में, अर्ग में या फिर जूल में। तो किस में मापते हैं? इसे मापते हैं कैलोरी में मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, ओम, क्लूम्ब या फिर वोल्ट, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे नापते हैं? आप लोगों सबको पता ही होगा ये चीज़। तो ये नापते हैं एम्पियर से नापते हैं विद्युत धारा को। एसआई प्रति लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, ऑप्टर, डायोप्टर या फिर मीटर। तो एसआई प्रति के लेंस की शक्ति की इकाई किससे मापते हैं? इसे मापते हैं डायोप्टर से मापते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी को, पेशाब के में शक्कर को, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को या फिर वायु में कणों को। तो डेसिबल है उसका हम नापने के लिए किस में यूज़ करते हैं? तो जो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने के लिए डेसिबल का यूज़ करते हैं। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? वोल्टेज, विद्युत धारा, पावर या फिर प्रतिरोध। तो एम्पियर नापने की इकाई को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत धारा। यंग प्रतिस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है। तो यंग प्रतिस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर टू, ठीक है। निम्नलिखित में से युग्म में से किसी भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो क्या नहीं है इसमें? इसमें आपका बल और दाब नहीं है। ऊष्मा का संवाहक गुणांक का विमा क्या होता है? ठीक है। ऊष्मा का जो संवाहन गुणांक का विमान है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका मेल्ट 3θ1। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक है? बल, ऊर्जा का, चाल का या फिर तापमान का, ठीक है। तो कौन सा वेक्टर मात्रक है? तो बल, ठीक है। क्या है? बल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ते समय है पूछा है या नहीं पूछा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। संवेग, वेग, द्रव्यमान या फिर कोणीय वेग। तो सदिश राशि इनमें से कौन सा नहीं है? तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशियां हैं? ठीक है, ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, या संवेग है, या फिर उपयुक्त में से सभी हैं। तो अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? तो अदिश राशि आपका इसमें ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, कार्य या फिर ऊर्जा। अपने अपने ऊर्जा, ये अदिश जो ऊर्जा है ये एक सदिश अदिश राशि है। ठीक है, इसमें सदिश राशि पूछा गया है तो ऊर्जा नहीं होता है, तो कौन सा होता है फिर? इसमें से आपका संवेग जो है ये आपका एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। विस्थापन, वेग, आयतन या फिर बल। तो इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो जो आयतन होता है ये एक आपकी सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, लंबाई या फिर समय। तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है? ठीक है, कौन सी है पूछा है इसमें। अब आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो वेग है ये एक सदिश राशि है, यहाँ पे आएगा वेग। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? त्वरण किससे ज्ञात होता है? ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते होंगे जो लिखे हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा त्वरण नापने का सूत्र है। ठीक है, सही सूत्र कौन सा है इसमें से? तो इसमें से आपका ये वाला है, ए बराबर में v माइनस यू अपॉन में टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो कौन सी भौतिक राशि नापने के लिए यूज होता है संवेग और वेग के अनुपात में? ठीक है, तो कौन सा होता है? द्रव्यमान का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का कैसे रहती हैं? समान गति में होती हैं, समान वेग में होती हैं, या समान बल में होती हैं, या फिर समान त्वरण तो होती हैं। तो कैसी होती हैं वो राशियाँ? वो होती हैं आपका समान त्वरण में होती हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से न गिरने वाली वस्तुएं समान त्वरण की होती हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तन काल कैसा होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपवर्तित रहेगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? जब एक लड़की झूले पर बैठी होती है और जब झूला से उठ जाती है तो उसका वो जो झूले का गति है वो कैसा हो जाता है? तो हो जाता है, कम हो जाता है। आप लोग देखे होंगे झूला झूलते हुए उतर जाते हैं तो उसका वेग जो है वो कम हो जाता है, भार के कम होने से उसका वेग भी कम हो जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज में कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता, या कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो गोल मेज पे अचानक आकर एक लड़का बैठ जाता है तो मेज का जो कोणीय वेग है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो उस पर कम हो जाता है। वो कैसा होता है? कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो कैसा होगा? संवेग दोगुना हो जाएगा, गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। उपयुक्त दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका स्थिति कैसी रहेगी? तो वो संवेग दुगुना हो सकता है, गति ऊर्जा में 4 गुना भी हो जाती है। तो उपयुक्त दोनों सही हैं इसमें से। ठीक है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन होता है जबकि भार में स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। दोनों सत्य हैं या फिर दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं। तो इसमें से क्या सही है? इसमें आपका जो द्रव्यमान स्थिर रहता है वो भार उसका परिवर्तन ही हो जाता है। ठीक है, किसी भी स्थिति में या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। या किसका कौन सा नियम है? ठीक है, कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, या फिर न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम है। ठीक है, या गैलीलियो की गति का नियम है। तो ये किसका नियम है? ये न्यूटन के गति का
पहला नियम है। कौन सा? फर्स्ट नियम है न्यूटन की गति का। ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? व्युत्क्रमणानुपाती होता है, बल के अनुक्रमणानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाता है, या फिर शून्य ही रहता है। ठीक है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो हो जाता है बल के अनुक्रमणानुपाती हो जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाता है इसमें इसका। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? न्यूटन की गति के पहला नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, या फिर यह तीसरा नियम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। अगर प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है तो यह न्यूटन के कौन से नियम पर निर्भर करता है? तो न्यूटन का ये तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन का ये तीसरा नियम है। जल में तैरता न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगर जल में तैरता हुआ न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव ऐसा हो पाता है? तो किस नियम के कारण हो जाता है? तीसरा जो नियम है न्यूटन का, उससे होता है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई ब्रह्म बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है, या फिर गैलीलियो का है। ठीक है। तो ये किसका नियम है? न्यूटन का ही नियम है। ठीक है, न्यूटन का ही नियम है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम में बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्या होती है? प्रथम नियम में बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। दूसरे नियम में बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है। तीसरे नियम में क्या होता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। ये उपयुक्त में सभी। ठीक है। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपके तीनों दिए हुए सारे सही हैं। ठीक है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुलभार, या फिर अक्रियता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, जड़त्व। न्यूटन की गति में प्रथम नियम क्या कहलाता है? ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता के नियम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये कहलाता है जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है। किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या फिर घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, गाड़ी को खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ने में सक्षम होता है? वो होता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल लगता है, उससे वो आगे बढ़ पाता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की दिशा की ओर क्यों गिर जाते हैं? ठीक है, आपने महसूस किया होगा, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ अचानक से ब्रेक लगता है तो आप लोग आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। वो किस लिए होता है? ये एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है, या यात्री अपने असावधानी से धक्के खाता है। यात्री शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जो ऊपरी भाग होता है कमर से ऊपर का, वो जड़त्व के कारण गतिशीलता अवस्था में रहता है। इसलिए आप लोग आगे की ओर झुक जाते हैं जब यहाँ पर अचानक से ब्रेक लगता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका आंसर इसमें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बार्नौली प्रमेय पर, एवोगैड्रो परिकल्पना के आधार पर, या फिर संवेग संरक्षण पर। ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पर पीछे खींचना पड़ता है? ठीक है, क्रिकेट जो खेल रहे हैं, वो जो बॉल तेज़ी से आती है उस पर जो बॉल हो उसको क्यों अपने हाथ को पीछे खींचना
कर पकड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा मैच, जब वो कैच लेते हैं तो पीछे हो जाता है, क्यों होता है वही पूछ रहा है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ जा सकती है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, या बॉल त्वरित स्थिति में रहकर सतर्क सकती है, रह सकती है, ठीक है। बल त्वरित स्थिति में रहकर रह सकती है। हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, या ये भी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगने की आवश्यकता हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों संभव होता है? क्योंकि जो बॉल होती है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है। बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? ठीक है, जो बल होता है किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार एवं वेग का, भार और त्वरण का, ठीक है। जो बल होता है वो किसका गुणनफल होता है? तो वो होता है द्रव्यमान और त्वरण का होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो चीज़ें हैं वो किस अवस्था में आ जाती हैं? तो वो किस में आ जाती है? भार उसका घट जाता है, ठीक है, और मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वहाँ पे चंद्रमा पर उतरते हैं तो ऐसा परिघटना होती है बॉडी के साथ में। यदि हम भूमध्य रेखा में से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी मतलब ग्रेविटी का मान कैसा रहता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या फिर 45 अक्षांश तक घटता है, ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी का मान कैसा होता है? ठीक है, तो बढ़ता रहता है। कैसा होता है? बढ़ता रहता है। शरीर का वजन कैसा होता है? पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान रहता है, ध्रुवों में अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों में अधिक होता है, ठीक है। तो शरीर का वजन अलग क्षेत्र में कैसा होता है? तो ये पूछा गया है। आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो क्या होता है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों होता है ऐसा? ठीक है, पूछा है क्यों होता है ऐसा। वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतलप्य है, चंद्रमा या मतलब कम है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। तो जब कोई अंतरिक्ष हस्ती चंद्रमा पर स्थित होता है तो उसका छलांग लगाने की दर है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चंद्रमा का तल है वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में कम है, ठीक है, अतलप मतलब कम है, इसलिए। तो आपका आंसर सी हो जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाती है, शक्ति परिसंचरण हेतु, या अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहाड़ी पे आपने अगर ट्रैकिंग किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि आप चढ़ते हैं तो थोड़ा झुका महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे स्थिर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? जनरली आप लोगों ने शायद देखा हो, अगर आप ठंडियों में नवंबर दिसंबर में जो पानी की पाइप होती है उसे आपके छत पे छोड़ देते हैं, आप सुबह अगर जाएंगे तो उस पर अगर हाथ पैर रखेंगे, आप कुछ भी रखेंगे तो कड़ा होता है, वो तुरंत टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता हो, अतः इसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप की धातु गल जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जाड़े में अगर छत पे आप कोई पाइप वगैरह या बाहर की खुली जगह में छोड़ देंगे तो ऐसा क्यों होता है कि वो टूट जाती है, ठीक है। तो इसलिए होता है क्योंकि जो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए वो टूट जाते हैं। पानी से भरे डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? ठीक है, जो पानी से भरा डॉट लगी होती है बोतलों पे वो टूट जाया करती है, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। तो जो डॉट लगी होती है बोतल पे जमने के बाद
वो क्यों टूट जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए टूटती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बीकर में पानी बर्फ़ में तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर में पानी का तल कैसा होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा, ठीक है। तो कैसा रिएक्शन होता है उस समय? उतना ही रहता है, ठीक है, उतना ही रहता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? पानी जमने पर फैल जाता है, बोतल का हिमांक सिकुड़ जाता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर हो जाता है, ज़्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैल जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, इसलिए टूट जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क की सख्त बनाती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे क्यों संभव है? क्योंकि जो बर्फ़ हो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र से आता है, तब जहाज़ का स्तर कैसा होता है? पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या फिर ऊपर से नीचे की ओर जो उसमें पड़े हुए भार का निर्भर करता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है? थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। लोहे की कील पारे में तैरती है जब कि यह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? लोहे की कील पानी में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन पहले देख लेते हैं। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे का कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है या फिर पारे से कम होता है, या पारा पानी से भारी होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि जो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे का कम होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाल दिया जाए वह डूब जाता है, ठीक है। पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होता है, ठीक है। अंडा पूरी तरह डूब जाएगा, अंडा पानी में बर्तन के बीच रहेगा, अंडे कभी डूब जाएगा और कभी तैरेगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा, ठीक है। यदि आप सामान्य पानी में अंडे को डालते हैं तो वो डूब जाता है जनरली, और अगर आप उसमें नमक मिला कर डालेंगे तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो नमक मिलाने से पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, इससे अंडा पानी पर तैरता ही रहेगा, ठीक है, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। पानी बर्फ़ में जमने से बनती है। बर्फ़ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव्य है। बर्फ़ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल में भारी होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल भारी होती है, इसलिए ऐसा होता है, बर्फ़ डूब जाती है अल्कोहल में। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों तैरती है? स्टील की जो गोली होती है वो पारे पर तैरती रहती है, क्यों तैरती है? पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, गोली तैर नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो ये आपका पानी का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तैरती रहती है स्टील की गोली, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर हमने आपके 58 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी आपका 100 मतलब इसके आगे के वीडियो में करेंगे, ठीक है, उसमें भी 50+ क्वेश्चन है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये सीजन, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है PDF के लिए। थैंक यू।